एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। फ्रेंड्स, रीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मैं आप लोगों के साथ वो पूरी पीडीएफ जो है वो शेयर कर रही हूँ और कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन इसमें होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई आपको जो डाउट है वो आपके सारे क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन या नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। देखिए, इन्होंने ये कम्प्लीटली क्लियर कर दी है ये चीज़ कि आपका अगर 2 गुना में नंबर आ गया है तो आप अभी जो है वो अधिकारी के पात्र नहीं होंगे। आपको जो है 1 गुना की कट ऑफ है वो भी क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बताया कि आपके शाला दर्पण पे जो है डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड होंगे ऑनलाइन और आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके लिए किस प्रोसेस में होगा वो भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, वो बहुत इजीली है, आप जब उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा जो मेजर होने वाला है पॉइंट वो है कि इन्होंने जो ये चेकलिस्ट है वो एक बताई है कि आपको ये पहले तो ये जो डिटेल्स हैं सारी वो आपको फिल कर देनी है। ये आपको हार्ड कॉपी निकलवानी है इस चेकलिस्ट की और फिर आपको ये एक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। ठीक है, इसमें आपका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, आपके जो दस्तावेज सत्यापन का ज़िला जो होगा भाई कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा वो भर देना है, आपके रोल नंबर वगैरह, ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको फिल कर देनी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक आपको होने नहीं वाली है। फिर एक चेकलिस्ट इन्होंने दी है कि भाई आपको कौन कौन से दस्तावेज और प्रमाण पत्र हैं वो रिक्वायर होंगे इस प्रोसेस के लिए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे इन्होंने दिया है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ऑनलाइन आवेदन आपका कौन सा होगा? जो आपने 3rd ग्रेड के लिए अप्लाई किया था, जब रीट वाला नहीं चलेगा आपका, जो आपने 3rd ग्रेड के लिए अप्लाई किया है जो जनवरी में जिसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, वो वाला आपको जो है आपकी जो कॉपी है वो निकलवानी है। और अगर आपके पास सेव करके नहीं रखी हुई है तो आप SSO-ID पे जाइए और अपनी जो प्रति है वो ईज़िली कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, वो ईज़िली आपको मिल जाएगी। और अगर आपने सेव करके रख रखी है तो उसकी आपको हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है, फिर आपको चाहिए विस्तृत आवेदन। तो वही आपका विस्तृत आवेदन होने वाला है, 2 से 3 पेजों में वो निकलेगा। तो मतलब डिटेल्ड जो आवेदन है वो आपका निकल जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग ये समझिए कि इसमें जो आगे कॉलम दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, मतलब कि ये जो डिटेल्स होंगी वो कौन फिल करेगा? कैंडिडेट खुद फिल करेगा। इसमें संलग्न संख्या लिखी हुई है। संलग्न मतलब कि आप किस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने बता दिया है अरेंजमेंट भी कि भाई पहले नंबर पे आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रति आएगी, तो इस कॉलम में आपको लिख देना है 1। ठीक है, 1 लिख देना है। उससे अगला कॉलम आपको कह रहा है कि संलग्न स्वप्रमाणित, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देनी है सारी कॉपीज़ और यहाँ आपको लिख देना है हाँ। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो सेम यहीं चलेगी। इन कॉलम में आपके 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आते जाएंगे। ठीक है, अब 3rd पे हम बात कर रहे थे आधार कार्ड की प्रति आपकी लगने वाली है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, फिर आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी प्रमाण पत्र के साथ। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके मतलब 2009 या 10 के बाद आई थिंक वो प्रमाण पत्र जो हो मार्कशीट के साथ ही आने लग गए थे, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपने 2009 या 10 से पहले 10वीं कर रखी है तो आपको प्रमाण पत्र मिला होगा डेफिनेटली, और अगर आप बाद में आपने अगर की है तो मार्कशीट के साथ ही वो अटेस्टेड रहता है। ठीक है, सेम यही आपका 12th के लिए होने वाला है। फिर 6 नंबर पॉइंट आपको कह रहा है कि 12th में आपके कितने पूर्णांक थे या कितने आपने प्राप्त किए हैं और आपका परसेंटेज क्या रहा है वो आपको फिल करना है। ठीक है, फिर आपको करना है 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपको कह रहा है कि आपको ग्रेजुएशन की आपकी जो है मार्कशीट वो लगानी है। ठीक है, ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग होगा। लेवल 1 में अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको ये नहीं लगाना है। और अगर लेवल 2 से अगर आप हैं और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको वो सारी आपकी मार्कशीट्स लगा देनी है। ठीक है, मार्कशीट तीनों सालों की अलग अलग आपको लगानी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और फिर 3rd ईयर की, ये तीनों आपको लगानी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 3rd ईयर की लगा दी और काम चल गया, नहीं, तीनों सालों की आपकी जो है मार्कशीट वो लगेंगी ओरिजिनल। ठीक है, और इसमें आपको अपने जो डिटेल्स हैं ग्रेजुएशन की वो भर देनी है। ठीक है, मार्क्स की और परसेंटेज की। फिर 9वें नंबर पे इन्होंने बताया है कि जो ग्रेजुएशन में आपके ऐच्छिक विषय थे, ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल आपके पास क्या क्या थे? 3। जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री था। किसी के पास मैथ हो सकता है, किसी के पास फिज़िक्स हो सकता है, तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट वेरी करेंगे। फिर 10th नंबर पे इन्होंने बताया स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर हम पीजी को बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने की हुई है तो आप इसकी अभी जो मार्कशीट्स हैं वो लगाएंगे, और अगर आपने नहीं किए तो आप इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, 11वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपको कह रहा है कि पीजी की आपको डिटेल्स भरनी है। ठीक है, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत वो आप भर देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने फिल कर लिया।
फिर 12वें नंबर का आपको कह रहा है कि लेवल प्रथम के लिए आपने डीएलएड किया है या जो बीएलएड आपने किया है, दोनों में से कुछ भी अगर आपने किया है तो वो उसकी आपको जो है वो कॉपी लगानी है, ठीक है। और अध्यापक पात्रता परीक्षा वाला जो प्रमाण पत्र आपका रीट का जो प्रमाण पत्र है ओरिजिनल वो लगाना है, ठीक है। और फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता में उत्तीर्ण आप हुए हैं, अगर दोनों स्तर में अगर आप उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको वो लगाना है। और अगर आपने सिर्फ एक ही लेवल से दिया है तो आपको उसका जो प्रमाण पत्र है वो लगा देना है। 15वें नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि आपको उसके प्राप्तांक और परसेंटेज भी भरनी है। जो आपने रीट क्वालिफाई किया था उसके आपने कितने नंबर उसमें लिए हैं और आपको कितना उसमें परसेंटेज मिला है, ये आपको भरना है। फिर 16वें नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ की थी वो आपको भर देनी है, और आपका सब्जेक्ट क्या था, एसएस था या फिर आपका साइंस मैथ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है कि अध्यापक लेवल प्रथम जो सामान्य शिक्षा के पद के लिए उसमें डीएलएड और बीएलएड में प्रवेश तिथि आपको चाहिए होगी, ठीक है। ये कॉलेज वाले बनाकर देंगे आपको एक सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होगा कि आपने इस डेट को एडमिशन लिया था हमारे कॉलेज में और इस डेट को आप पास आउट हुए, तो ये वहाँ से आपको बनवा के लाना होगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस जो है वो विशेष शिक्षा के लिए होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेवल द्वितीय के लिए, ठीक है। लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा जो है उसमें भी आपको जो है वो प्रवेश तिथि चाहिए होगी, वही सर्टिफिकेट और जो उसकी आपकी मार्कशीट्स वगैरह है बीएड की वो आपकी चलेंगी, ठीक है। और आपको डिग्री भी लगानी है। चलिए फिर आगे हमारा पॉइंट कहता है कि विशेष शिक्षा के लिए भी जो है वो यही प्रोसेस होने वाली है लेवल 2 के लिए, ठीक है। विशेष शिक्षा में आपका एक ये है कि भाई भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उसने आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया होगा, अगर आप विशेष शिक्षा से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। फिर 25 नंबर का जो कॉलम है वो कह रहा है कि आपको मूल निवास जो है वो चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम बोल देते हैं, और उसको आपको डिजिटल ही बनवाना है, ठीक है। जो हैंड रिटन होगा वो आपका नहीं चलेगा, आपको डिजिटल ही बनवाना होगा। जो आपका जो फ़ोटो आती है साइड में और आपके जो टोकन नंबर वगैरह हैं वो भी उसमें आते हैं, तो आपको वो वाला ही मूल निवास लगाना है, ठीक है। फिर अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, टीएसपी से हैं, तो आपको वो प्रमाण पत्र वगैरह जो है आपके लगेंगे। अगर आपने ईडब्ल्यूएस फिल किया था आवेदन में तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र का जो है वो आपको देना ही है, उसमें भी ये सबके लिए अलग अलग जो है वो वेरीफाई करेगा कि भाई आप जनरल से अगर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये 2 कैटेगरीज मिलती हैं। क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको जो है वो आपका एक बार ही बनता है, वो बार बार नहीं बनता है। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको हर साल जो है वो अपडेट अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो करना होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। और ठीक है, फिर 29 पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास अंतिम तिथि के बाद का है, जैसे कि आपने फॉर्म जब अप्लाई किया था 3rd ग्रेड का, उसके बाद अगर आपने नया बनवाया है तो वो ठीक है चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि भाई पहले मैं इस कारण से नहीं बनवा पाया था या नहीं बनवा पाई थी, तो मैं अब ये नया बनवा लिया है मैंने और इसके साथ मैं ये एफिडेविट दे रही हूँ, ठीक है। वो आपको देना होगा। और अगर आपने पहले से बनवाया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 साल तक वैलिड होता है, आपको एक एफिडेविट उसके साथ देना होता है, ठीक है। चलिए फिर आप ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं कि अगर आपने विडो वगैरह से दिया है या फिर तलाकशुदा से एग्ज़ाम दिया है, भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो उनसे संबंधित, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग श्रेणी, ठीक है। एक आपराधिक प्रकरण, ये तो जैसे आपके कोटे हो गए, ठीक है, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विडो और आपका डाइवोर्स, ठीक है। बाकी जो ये आपराधिक प्रकरण नया होने वाला है ये सभी को देना है, ठीक है। इसकी एक स्वय घोषणा जो है आपको करके देनी है, को खुद हैंड रिटन लिख के देना है कि भाई मेरे ऊपर कोई भी केस अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, ठीक है। साइन करने हैं और उसके आपको एक स्वप्रमाणित प्रति देनी है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल भी रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको एक एफआईआर जो आपने दर्ज कराई है कोर्ट में उसकी एक फ़ोटोकॉपी देनी होगी, ठीक है। चलिए फिर आपका है 40 नंबर का भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं किसी, तो आपको वहाँ से एक एनओसी लेके आनी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम इसे बोलते हैं, एनओसी, वो आपको देनी होगी। 41 नंबर का जो कॉलम है वो क्या कहता है कि अगर आपने 2.5 लाख से कम आपकी आय भरी है आवेदन में तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर 2.5 लाख से आपने ज़्यादा भरी है, मतलब आपने उस ऑप्शन को नो किया है, तो आपको
कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर 42 नंबर का है कि शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं जो हैं उसके संबंध में स्वयं घोषणा आपको देनी होगी कि मैंने जो भी मेरी जो मार्कशीट्स हैं या डिग्रियां हैं जो भी मैंने लगाया है, संलग्न किया है, मतलब अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो मेरे सही हैं। ठीक है। और एक ये है कि जो अंतिम शिक्षण संस्थान आपका है उससे आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना होगा, वो कॉलेज वाले बना देंगे इजीली, तो उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी है। ठीक है। फिर आगे आपको ये अपने द्वारा जो है स्वयं सत्यापन करने की एक प्रोसेस है वो फिल कर देनी है पूरी। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स आएंगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। ये जो आपको आगे टीम अलॉट होगी ऑफलाइन स्कूल में वो ये फिल करेगी। ठीक है। तो यहाँ आप कुछ मत कीजिएगा। यहाँ देखिए ये प्रभारी हस्ताक्षर, सदस्य हस्ताक्षर, ये सब आगे उनकी प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम आगे आते हैं, एक स्वयं घोषणा पत्र का एक प्रारूप इन्होंने दिया हुआ है कि भाई किस तरीके से जो है वो फॉर्मेट फिल किया जाएगा। इसमें भी आपको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि मैं स्वयं और मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, ये आपको एक टिक कर देना है, इस पर फिल करना है। अगर आप विडो या तलाकशुदा श्रेणी से आते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपकी अगर संतान संबंधी कोई डिटेल अगर वैलिड है तो वो आपको भर देनी है। ठीक है। एक दहेज नहीं लेने संबंधी स्वयं घोषणा का प्रारूप अगर ये है, मतलब ये दिया हुआ है इन्होंने, और इसमें आप अगर मैरिड हैं तो वो आपको देना होगा स्वयं घोषणा कि भाई मैंने दहेज नहीं लिया है और ना दिया है, इस तरीके से। और अगर आप भविष्य में विवाह करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्वयं घोषणा देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, तो उनकी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। ठीक है। फिर कोई धूम्रपान वगैरह के आपराधिक प्रकरण ना होने की, ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी है, कोई टेंशन लेने की बात इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए, फिर ये एक जो है नोटिस इन्होंने जारी किया है कि बीकानेर जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हमारा, उसने कि भाई आप जो अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, वो जो विज्ञापन इन्होंने दिया था, जब विज्ञप्ति आई थी 16/12/2022 को, 16 दिसंबर को, उसके हिसाब से ही आपकी जो योग्यताएं हैं वो आगे चेक होंगी। ठीक है। तो उस विज्ञप्ति को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इन्होंने कह दिया है कि भाई RSSB की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका अवलोकन और अध्ययन कर लीजिए। ठीक है। चलिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही, उसमें जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से ही आपके आगे वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है। चलिए, अगली डिटेल्स जो हैं वो आपके काम की नहीं है, ये आपको फिल नहीं करनी है, ये आगे जो टीम बैठी होगी वो फिल करेगी। ठीक है। तो ये पूरी जो विज्ञप्ति है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, एक ये चीज़ आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि भाई पात्रता की जांच वो किस हिसाब से करेंगे। आगे जो टीम बैठी होगी वो उसका क्या बेस होगा कि भाई इस बेस पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच की जाएंगे। अगर उनको कोई कमी नज़र आती है, कोई एरर दिखती है, या कोई दस्तावेज आपका कम है या ज़्यादा है, जो भी कोई दिक्कत होती है, तो वो उन्होंने मतलब बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई अगर हम अपात्र घोषित भी करेंगे तो वो इस बेस पे होगा। ठीक है। आप लोग ये पूरा चेक कर लीजिएगा कि भाई अगर कोई एरर आती है तो वो किस हिसाब से आपको मतलब ट्रीट करने वाले हैं, आगे वो किस हिसाब से आपके साथ जो है वो